नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक में कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बुक में पढ़ेंगे अध्याय 9 को, जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। ठीक है? तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, ठीक है? और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे-धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी-कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं, तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वो उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है, तो भी कविता क्या है, कामयाब है। ठीक है? न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था। ठीक है? खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह, वह भी एक बच्चा था। रतन बोल नहीं पाता था, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रतन बोल नहीं पाता था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे। उसकी घबराहटों को ना इशारों में कही, उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती। ठीक है? ना उसके हम इशारों को समझ पाते, ना उस वो जो कहता था उसकी बातों को भी समझ नहीं पाते थे। उसकी भयभीत आँखों को भी हम हर समय नहीं देख पाते थे। उसके अंदर की छटपटाहटों को जितनी देर वह रहता है, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे-जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है। रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है? इस पाठ को लिखा है किसने? कुँवर नारायण ने। क्योंकि वह बच्चा बोल नहीं पाता था और उसकी भाषा को कोई समझता नहीं था, इसलिए उसकी माँ क्या कहती थी? उसकी माँ हमेशा दुखी रहती थी। तो इस प्रकार से आपका 9वां चैप्टर भी यहीं पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर पाठ 10 की हम बात करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि एक अलग कंटेंट बनाया गया है, मजाक टोला। ठीक है? मजाक टोला में भी अलग-अलग चैप्टर हम पढ़ेंगे और इसमें हँसी और ठिठोली वाली बातें या चुटकुले वाली बातें यहाँ पे बात की जाएँगी। ठीक है? तो आइए हम सीधे चैप्टर को ही पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि हमारा टाइम बच सके और हम चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। अब हम पढ़ेंगे पाठ 10 को, जिसका नाम है एक दिन की बादशाहत। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ। आरिफ और सलीम पहला इस पाठ का चरित्र है। अम्मी की आवाज़ ऐसे ऐन उस वक्त आती है जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते हैं, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं। आपा झिझोड़ कर जगा देती है, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों को मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। बाहर जाओ तो मम्मी पूछती है बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर उन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबों को सोचा करते। उन दिनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। तभी आवाज़ आती है, कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर
बैठे कि कल दोनों को हर किस्म की अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी की झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पियेंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मखाना वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने पे बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देख सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वो अब्बा की तरह मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए हैं, सेब नहीं कि कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। चुप चुप चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। फिर रजिया कहती है, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा, आलू गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किस तरह सब्र न कर सकी, जैसे ही हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन के खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। अफ़्फो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके थे, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा को मुआयना किया, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज यह सफ़ेद पायल की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है तो उन्होंने साड़ी की दिक्कतें दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि वह हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। अब इस पाठ को लिखा है किसने, जिलानी
पानों ने और उर्दू से अनुवाद किया हिंदी में लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। इस प्रकार से आपके यहाँ पे चैप्टर 10 भी कंप्लीट होते हैं। अब अगले चैप्टर में हम अगले चैप्टर 11 की बात करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर के साथ यहीं पर विराम देते हैं।